आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की। बेसिकली जब हम मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की बात करते हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ आर नोन एज डिडक्टिव मेथड एंड अनदर इज नोन एज इंडक्टिव मेथड। हमें इकोनॉमिक स्टडीज़ के हमारे पास दो मेथड हैं। एक इंडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड को हम हिंदी में निगमन विधि भी कहते हैं, जबकि दूसरा मेथड है हमारे पास इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हम आगमन विधि भी कहते हैं। हमें ये देखना है कि इस इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में जो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक लॉस की, वो हम कैसे करते हैं। फर्स्ट डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। बेसिकली डिडक्टिव मेथड इज द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्टडी का जो सबसे ओल्ड या जो ट्रेडिशनल मेथड है वो डिडक्टिव मेथड है, निगमन विधि है। करते क्या हम, अंडर दिस मेथड वी कंडक्ट आवर स्टडी फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं इस अपने डिडक्टिव मेथड में, तो जो हमारी स्टडी होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर होती है। मतलब हम जब भी कोई चीज़ स्टडी करते हैं, कोई भी जनरल रूल या रेगुलेशंस बनाते हैं, तो हम पहले एक जनरल रूल बनाते हैं, फिर उस जनरल रूल को या उस सामान्य जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि पास्ट हमारे इंटेलेक्ट पर या हमारे नॉलेज पे या जो भी रिसर्चर है, जो भी लॉ या रूल रेगुलेशंस फॉर्म कर रहा है, उसके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे वो जो जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उस जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर मतलब अलग अलग हम विशेष परिस्थितियों में डिफरेंट सिचुएशंस में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या वास्तव में जो हमने अपना रूल रेगुलेशन जो जनरल स्टेटमेंट बनाया है, क्या यह वास्तव में हर डिफरेंट सिचुएशन में फॉलो होता है या नहीं होता। तो ऐसी स्टडी कौन सी स्टडी कहलाती है, डिडक्टिव मेथड कहलाती है। स्पेशली हमें यही याद रखना है, अंडर द डिडक्टिव मेथड we conduct our study from general to particular. For example, we start with an obvious fact and proceed to analyze it under different conditions. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी जो भी हमारा अपना एक प्रीवियस, मैंने अभी कहा कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है या जो रिसर्च है या जो इंटेलेक्ट है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कोई फैक्ट लेते हैं या जो स्टेटमेंट लेते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। कहाँ, इट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। फिर उसे हम अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करके देखते हैं कि हमें कि जो भी स्टेटमेंट या जो भी कंक्लूजन हमने फाइंड किया है, क्या यह अलग अलग कंडीशंस में फॉलो होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अस अ लॉ ऑफ डिमांड। हम लॉ ऑफ डिमांड जो मांग करने में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मुझसे ले सकते हैं। इट इज़ एन ऑब्वियस फैक्ट दैट डिमांड डिक्रीजेज बाय इंक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। एक तो ऑब्वियस ही फैक्ट है, हम जानते हैं कि अगर किसी भी गुड्स या गुड्स का प्राइस जब डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, और अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। दिस विल बी अवर एक्सियम और ऑब्वियस फैक्ट। ये हमारा क्या एक ऑब्वियस फैक्ट है। ये बात हम जानते हैं कि अगर किसी गुड्स का, है ना, अगर किसी गुड्स का क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो जो उसकी डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। और अगर किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो जस्ट रिवर्स सिचुएशन होती है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये एक ऑब्वियस सी फैक्ट है, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। फिर हम क्या करते हैं, नाउ वी प्रोसीड टू एनालाइज इट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब इस एक्सियोम को, इस स्टेटमेंट को हम अलग अलग कंडीशंस में प्रोसीड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या डिमांड में सेम वैसे ही चेंजेस होंगे जैसे हमने अपने स्टेटमेंट में कहे हैं। चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो गुड्स हम ले रहे हैं उसकी जो रिलेटेड गुड्स है, अगर उस रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होता है तो हमारी गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिमांड में चेंज होता है या नहीं होता। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन एंड ट्राई टू एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस फैक्ट अंडर दीज कंडीशंस। अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए, तो अलग अलग कंडीशंस है। इन अलग अलग कंडीशंस में हम अपने जो प्री डिटरमाइंड फैक्ट है उस फैक्ट को एप्लीकेबल करके देखते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं
कि क्या इन अलग अलग सिचुएशंस में वो फैक्ट काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्टडी कौन सी स्टडी कहलाती है? डिडक्टिव मेथड कहलाता है। बेसिकली मैंने अभी कहा था इस डिडक्टिव मेथड में जो हमारी स्टडी होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? G to P की तरफ होती है, मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ होती है। मतलब हमारी जो स्टडी होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? हम एक सामान्य नियम से किधर की ओर जाते हैं? हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। मीन्स कोई भी नियम बनाने से पहले हम एक सामान्य रूल दे देते हैं, इसके बाद हम उसे अलग अलग परिस्थितियों में विशिष्ट सिचुएशंस में एप्लीकेबल करके देखते हैं। तो ऐसी स्टडी डिडक्टिव मेथड कहलाती है। एंड नेक्स्ट इज अ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का मतलब आगमन विधि। कौन सी विधि? इंडक्टिव का मतलब आगमन विधि। जब हम इंडक्टिव मेथड की बात कर रहे होते हैं तो इस इंडक्टिव मेथड का मतलब है क्या कि जब हम जैसे प्रीवियस वाली भी हमने बात की डिडक्टिव मेथड की, उस डिडक्टिव मेथड में हम कहाँ जाते हैं? जनरल टू पर्टिकुलर। बट जब हम इंडक्टिव मेथड की हम बात करते हैं कौन सी विधि की? आगमन विधि की। इसका हिंदी नाम क्या है? आगमन विधि। तो इस इंडक्टिव मेथड में जो हम स्टडी करते हैं वो प्रीवियस वाले मेथड से चेंज। अंडर दिस मेथड द डायरेक्शन ऑफ आवर स्टडीज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ये आपको स्पेशली याद रखना है कि इस मेथड में जो हम स्टडी करते हैं कहाँ से कहाँ करते हैं? पर्टिकुलर से जनरल की ओर करते हैं। मतलब जो इसमें स्टडी होती है वो कहाँ से करते हैं? हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। हमारी स्टडी कैसी होती? विशिष्ट से सामान्य की ओर होती, मतलब पर्टिकुलर टू हम जनरल की ओर स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ स्टडी करते हैं। इट मीन्स दैट वी स्टडी अ फैक्ट। हम क्या करते हैं जब किसी जो भी फैक्ट की जब स्टडी करते हैं या जो हम एक जनरल स्टेटमेंट पहले अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पर या अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर जो हम बनाते हैं उसे पहले जनरलाइज नहीं करते। एंड वी ट्राई द अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। हम उसे अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में हम उसे अप्लाई करके देखते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस वी अराइव अ बेटर जनरल रूल। हम जब हम अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करके देख लेते हैं, अगर उस अलग कंडीशंस में, अलग सर्कमस्टांसेस में जब हमें सेम वैसे ही रिजल्ट मिलता है जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया था या हमने अपनी स्टडी में निकाला था, फिर हम उस रूल को जनरलाइज करते हैं। और अगर हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम अपने स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। For example, we collect the data from different situations and by analyze of these data derive general conclusions। हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने अलग अलग सिचुएशंस में, उसे एनालाइज करते हैं और इसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक जनरल कंक्लूजन्स के ऊपर पहुँचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स अगेन टेक द लॉ ऑफ डिमांड फॉर the explanation of the inductive method. In inductive method, analysis of the law, we collect data on quantity demanded at different prices फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंट जो प्राइसेस पर अलग अलग मार्केट में जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती, मीन्स हम देखेंगे कि अलग अलग मार्केट में कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पर किसी गुड्स की कितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं। दिस वेरी डेटा वी अराइव एट द कॉमन रूल। हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, जो हमने अलग अलग मार्केट से अलग अलग सिचुएशन में जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और एक कॉमन रूल पे पहुंचते हैं। दैट वो कॉमन रूल क्या है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। और जब उस हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो हम इस कॉमन रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि किसी भी गुड्स का प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी होती है, किसके प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है?
इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप पाई जाती है इन दोनों के बीच में। और इस जनरल रूल तक आने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग सिचुएशन से पहले ये चीज़ें कंक्लूड की। ऐसा नहीं कि हमने जनरल स्टेटमेंट निकाला था, उस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया, देन उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। पहले उस प्री डिटरमाइंड फैक्ट को या नोन को डिफरेंट सिचुएशंस में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसके बाद जो हमें एक कॉमन रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं। तो जो ऐसी इकोनॉमिक स्टडी का जो मेथड है, वो मेथड कौन सा मेथड कहलाता है, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। एंड इन द लास्ट, हम लास्ट में कह सकते हैं कि जब हम डिडक्टिव मेथड की हम जब स्टडी करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए कि किस मेथड में कैसे हम स्टडी करते हैं, इसके लिए जब बात करेंगे डिडक्टिव मेथड के, तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखना अंडर द डिडक्टिव मेथड, अंडर द डिडक्टिव मेथड। हम डिडक्टिव मेथड में स्टडी कहाँ से कहाँ तक करते हैं, हम डिडक्टिव मेथड में, मतलब जब डी होता है तो शॉर्ट फॉर्म याद रखना, डिडक्टिव में मेथड कहाँ से करते हैं, G2P, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं DGP के फॉर्म में, कि अंडर द डिडक्टिव मेथड अवर स्टडीज कंटिन्यूस फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। वाइल इन द इंडक्टिव मेथड, इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, हमें कुछ और नहीं करना है। इसमें हम जनरल टू पर्टिकुलर गए थे, और इंडक्टिव मेथड में हमें कहाँ जाना है, पर्टिकुलर टू जनरल जाना है। तो जब हम इंडक्टिव मेथड में जाएंगे, तो इंडक्टिव मेथड में जो स्टडी होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, पर्टिकुलर टू जनरल की ओर होती है, मतलब P to G की ओर होती है। मतलब इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो कहाँ से करेंगे, विशिष्ट से, कैसे, विशिष्ट से सामान्य की ओर हमारा अध्ययन होता है। पहले हम क्या करते हैं, विशिष्ट अलग अलग सिचुएशन में हम नियम बना लेते हैं, इसके बाद उसे सामान्य करते हैं। जबकि डिडक्टिव मेथड में जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ से कहाँ करते हैं, वो हम सामान्य से विशिष्ट की ओर करते हैं। तो ये आपके पास इकोनॉमिक स्टडी के दो मेथड से, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।